नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। तीस्ता सेतलवाड़ गुजरात दंगे के बाद ये नाम इस देश में बहुत चर्चा में रहा था। दंगा पीड़ितों की मददगार के रूप में बढ़ा चढ़ाकर इनका नाम खूब उछला। पिछले 3 दिनों से तीस्ता सेतलवाड़ का नाम एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इनके बारे में खूब बातें हो रही हैं। इस वक्त ये गुजरात एटीएस की कस्टडी में है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने एटीएस इन्हें पेश कर रही है और एटीएस को रिमांड मिलती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजी जाती हैं तीस्ता सेतलवाड़। कुछ देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन तीस्ता सेतलवाड़ की मुश्किलें अब बढ़ी हुई हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सेतलवाड़ और जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते समय बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ लोग कड़ाही लगातार खुलाते रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जांच की जरूरत है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद कल गुजरात पुलिस ने तीस्ता सेतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया और इस वक्त अहमदाबाद की अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है। तीस्ता सेतलवाड़ और उनके एनजीओ पर बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि तीस्ता सेतलवाड़ के पीछे कौन है। वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर तीस्ता सेतलवाड़ पिछले 18-19 साल से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने, देश का नाम खराब करने के अभियान में लगी हुई थी। मोदी विरोधी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? कुरुक्षेत्र में इन सवालों पर हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि तीस्ता सेतलवाड़ के पीछे किसी और का नहीं, सीधा सीधा सोनिया गांधी का हाथ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीस्ता सेतलवाड़ अकेली नहीं थी। हु वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड तीस्ता सेतलवाड़? ये जो लोग, जिन लोगों ने न्याय प्रणाली के साथ धोखा किया, ये जो लोग जिनकी अल्टीरियर डिजाइन्स थे, जिनके विषय में कल सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? हु वॉज द ड्राइविंग फोर्स? सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। मैं सोनिया गांधी क्यों कह रहा हूं? वाई वॉज सोनिया गांधी द ड्राइविंग फोर्स? आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की जो एनएसी थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सोनिया गांधी ने बनाया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी एक सदस्य तीस्ता सेतलवाड़ भी थी। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं उनका। हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन जी, आपका बहुत स्वागत है। उदय महूरकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत खास मेहमान, हमारे देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं और फिलहाल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। उदय महूरकर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। ऋषि बागरी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऋषि जी, स्वागत है। और शाहिद अली साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की थी जब एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया और साफ साफ उसमें कहा गया कि पिछले 16 साल से ये मामला कैसे जिंदा रहे, कैसे मुद्दा उठा रहे, ये कोशिश की गई और इसके पीछे जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें प्रमुख तौर पर 3 लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें पूर्व डीजी गुजरात पुलिस आरबी श्रीकुमार का नाम आया था, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। संजीव भट्ट जो पहले से जेल में हैं, उनके ऊपर नई एफआईआर हो गई है। और तीस्ता सेतलवाड़ जिनको गिरफ्तार किया गया कल। लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं लोग आपसे, आपके विरोधी, कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पिछले कई वर्षों से है, तो इनकी गिरफ्तारियां इन आधार पर आज क्यों की गई? सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो जब ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन उस व्यक्ति को सलाम है कि वो कानून में अपनी आस्था रखते हैं। 20 साल तक एक तपस्या की तरह वो इंतज़ार करते हैं कि न्याय मिलेगा और फिर उसके बाद उन्हें न्याय मिलता है। देश भी राहत की सांस लेता है। इसलिए एक उदाहरण बन जाता है कि किस तरह से चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आपको न्यायालय में, कानून में आस्था रखनी है। उसी जजमेंट में सौरभ जी, जो आपने सवाल पूछा, ये लिखा हुआ है कि तीस्ता सेतलवाड़ ऐसी व्यक्ति हैं जो चाहती थी कि कड़ाई में लगातार
तेल में आग लगी रहे, वो खौलाती रहें। और इसके पीछे अदृश्य शक्तियां, जो कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की अध्यक्षा और इस तरह के ताकतवर लोग थे। और दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है, केवल एनएसी की जो गैर संवैधानिक एक संस्था बनाई हुई थी सोनिया गांधी जी ने, वो सदस्य नहीं, बल्कि उनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला। ये भी मीडिया में जानकारी आई है। इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखाई ये देता है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो जनता की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उसके सामने आप लोग बौने हैं, तो आप इस तरह की साजिश रचते हैं। और साजिश कैसी, मैं बता दूं दर्शकों के लिए। वो पीड़िता जो कह रही थी, उसको बताती थी कि पीड़िता क्या बोले। ये किसी का अधिकार नहीं है कि जो सच बोला जाए, तथ्य क्या है, उसको बदला जाए। हलफनामे दिए गए बना बना के, जो कि सत्य नहीं था। और आपने कहा कि ये अब क्यों कार्रवाई हुई, तो मैं ये भी बता दूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब एसआईटी का गठन किया तो किसी को दोषी नहीं पाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मामले की तह तक जाके जो भी दोषी हो उसको सजा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी, तीस्ता सीतलवद और विरोधी पार्टी जो थी, वो चाहती थी कि श्री नरेंद्र मोदी जी पे आंच आए। और दूध का दूध, पानी का पानी, आपने सुना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, दूध का दूध हो गया और जहर का जहर हो गया। दूध और अमृत की तरह श्री नरेंद्र मोदी जी निकले, और जहर जो है वो सोनिया गांधी, विरोधी पार्टी और तीस्ता सीतलवद है। जरा तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। तहसीन जी, ये बात तो सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों में कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं थी शीर्ष स्तर पर। यह भी कहा कि यह झूठ का दावा था जो ताश के पत्तों के घर की तरह गिर गया। यह भी कहा गया कि फैब्रिकेटेड तरीके से दस्तावेज रखे गए, डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ये सब एसआईटी ने प्रूव किया है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आज गृहमंत्री भी कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इस ताजा फैसले की रोशनी में कार्रवाई कर रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार, आपके शो में मुझे शिरकत करने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी प्रवक्ताओं को, सभी फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार कहते हुए मैं 2 या 3 बातें आपके माध्यम से देश की आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, गौरव भाई ने लगातार ये जिक्र किया भाजपा के प्रवक्ता की एक साजिश थी। क्या ये साजिश ये भी थी कि इस वक्त की जो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वो शुद्धिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आंदोलन पे और भूख हड़ताल पर बैठी थी? उनको किसने साजिश में शामिल किया था? तो आज की जो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर है वो तो बैठी हुई थी ना भूख हड़ताल में। क्या ये भी साजिश थी कि जब दंगे हुए, जहां पर दंगों की पीड़ित लोग थे, वहां जाकर हिंदू कैंप में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि जो मुस्लिम पीड़ित लोग हैं वो बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है? क्या ये भी साजिश थी? क्या ये भी साजिश थी कि उसी स्पीच के अंदर उन्होंने उस वक्त के वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर जेम्स लिंगडो को टारगेट किया था जब इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था, उनके धर्म को लेकर? क्या ये भी साजिश थी? और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कोट कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी वेटिकन और पोप से आदेश ले रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं कि ये भी साजिश थी कि नरेंद्र मोदी जी ने टाइम्स ग्रुप के ऊपर सेडिशन का केस लगाया था। क्या ये भी साजिश थी कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी बांसुरी बजा रहे थे जब गुजरात जल रहा था, और ये एक ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, एक रिटन ऑब्जर्वेशन था? क्या ये भी साजिश थी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे बेस्ट बेकरी के केसेस उन्होंने गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा रिटन जजमेंट के अंदर यहां पर इंसाफ नहीं मिल सकता है? ठीक है, आज नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिला है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो हमारे, गौरव जी 10-20 सेकंड लूंगा, वे हमारे प्रधानमंत्री जी, वे उनके प्रधानमंत्री, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सबको, इस फैसले का हम सबको स्वागत भी करना चाहिए और मानना भी चाहिए। लेकिन, और मैं कोई तीस्ता बीस्ता को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं इन लोगों के कोई पक्ष में नहीं हुई, एनजीओ वालों के, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी से कड़ी टिप्पणी की थी उस वक्त के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पे। एक लास्ट चीज कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस एसआईटी को कोर्ट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दिया, उस एसआईटी के चीफ डॉक्टर राघवन को 2017 में क्या नरेंद्र मोदी जी ने एनवॉय बनाया, नहीं बनाया साइप्रस का? 2 एसआईटी का गठन हुआ था। दूसरा जो एसआईटी था जिसकी जांच सत्यपाल सिंह जी कर रहे थे, आज वर्तमान में मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। क्या ये नैतिकता है
मैं आप पे ये छोड़ता हूं और आपके दर्शकों पे ये सवाल छोड़ता हूं। नहीं, मुझे ये बताइए कि ये जो राघवन साहब की समिति थी, ये किसने गठन इसका गठन किसने किया था? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, बट फिर इसका मतलब है कि जिसको आपने गठन किया आप उसको साइप्रस का एम्बेसडर बनाए और सत्यपाल सिंह को आप मिनिस्टर बनाए। नहीं, क्या नहीं, एक सेकंड सर, तहसीन जी एक मिनट। आपका आरोप मैं तब मान लेता अगर राघवन साहब को जो भी जिम्मेदारी दी गई है सरकार के अंतर्गत वो उनकी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले दी गई होती। क्या ऐसा था? हाउ डू यू नो कि आज रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नहीं दी गई है? रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही दी गई है 2017 में। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद दी गई है ना, तो फिर इसका आप खुल के कहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने मिलकर के राघवन समिति की रिपोर्ट जो है उसको इन्फ्लुएंस किया? मैं ये कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि सीजर शुड नॉट जस्ट बी अबाउट सस्पिशन, ही शुड सीम टू बी अबाउट सस्पिशन। यानी कि और आप इसी के इन्फ्लुएंस में आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो बात तहसीन पूनावाला जानते हैं वो देश का सुप्रीम कोर्ट देखना भूल गया या उसने देखकर अनदेखा कर दिया? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, सुप्रीम कोर्ट के निजाम के सामने मैं कोई नहीं हूं, सराखों पर सुप्रीम कोर्ट का निजाम। लेकिन ये जो था ये नैतिकता की राह पर नहीं था कि आपने राघवन जी को साइप्रस का एम्बेसडर बनाया और सत्यपाल सिंह जी को अपने यूनियन। अच्छा ठीक है, एक जवाब गौरव जी दें, फिर मैं माहुरकर साहब के पास जाऊंगा। जी गौरव जी। देखिए, कुछ गलत बयानी यहाँ पे हो रही है और हमारा तो फर्ज है कि किसी द्वेष भावना से नहीं लेकिन सत्य को सत्य की तरह जनता के बीच में रखें। सौरभ जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एसआईटी का गठन किया गया ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया और इसके साथ जो एसआईटी कार्य कर रही थी ये भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही थी। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई कि कुछ भी सिद्ध नहीं होता है और आरोप भी नहीं है इसलिए केस नहीं चलेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा एसआईटी ने कहा कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट। 3 बार हो गया, अब 4थी बार ट्रायल कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। 4, 5वीं बार वो हाई कोर्ट में आई, अपील में हाई कोर्ट ने कहा कि सही निर्णय है। 6ठा फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी पाया 2 बातें बड़ी कि जो तथ्य थे, जो विटनेसेस थे उनको ट्यूटर किया जा रहा था और राजनीतिक साजिश ये प्रतीत होती है, ये बिल्कुल स्पष्ट। 6 राउंड के बाद आके यहाँ पे इस तरह से टिप्पणी करना ये सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान है और जो आम जनता है जिनका विवेक है जो ये देख रही है उसका भी अपमान है। दूसरी बात के टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हैं, मैं सर्वोच्च न्यायालय को कोट करता हूं, मैं उच्च न्यायालय को कोट करता हूं। आप मुझे बताइए कोई पेपर बड़ा है या सर्वोच्च न्यायालय? तीसरी बात, आपके चैनल पे आज चुनौती दे रहा हूं, सुनिए 1 मिनट मैं बात पूरी कर लूं प्लीज। जी आप बोल दीजिए, मैं एक ही लाइन चाहता हूं आपके पास। मैं चुनौती देता हूं तहसीन पूनावाला को। इन्होंने कहा कि बांसुरी बजा रहा था नीरो। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, वो जजमेंट बता दे जिसमें ये वाक्य आया है और मैं माफी मांगूंगा इंडिया टीवी पे। ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई वाक्य सर्वोच्च न्यायालय के किसी जजमेंट में नहीं है। बांसुरी बजाती हैं सोनिया गांधी, कार्य करती है तीस्ता शीतलवत। इसे तो अभी तहसीन पूनावाला ने कहा कि रिटर्न ऑब्जर्वेशन है। ओके माहुरकर साहब 15 सेकंड बोलिए तहसीन, बस प्लीज शॉर्ट में पढ़ दे। चुनौती डॉक्टर राघवन, चुनौती है जो गौरव भाटिया जी ने जिस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या डॉक्टर राघवन को बनाया गया था कि नहीं एनवॉय? क्या सत्यपाल सिंह को मिनिस्टर बनाया गया? तहसीन जी देखिए, तहसीन जी आप फिर सीधे जो आप बात कह रहे हैं उसे घुमा फिरा के ना कहें। उनको साइप्रस का राजदूत बनाया गया नहीं बनाया गया। आप कहिए कि डॉक्टर राघवन जो कि एसआईटी के प्रमुख थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, उन्होंने बीजेपी के दबाव में रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। बोलिए फिर ये आप एसआईटी के लिए भी बोलिए और बोलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। पे ये खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि क्या किसी ने हरीन पांड्या का मर्डर नहीं किया, किसी ने एहसान जाफरी को नहीं मारा, अब आप देखिए बस किसी ने मारा ही नहीं, बस यही हो गया। आज से 10 साल बाद ये कह के 2002 के दंगे हुए ही नहीं। जब आपने जिनका नाम लिया इनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है, इनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया है। रुकिए हरीन पांड्या का नाम भी आया है। एक सेकंड अब मैं माहुरकर जी के पास जा रहा हूं। माहुरकर जी ने उस दौरान जब ये सारा प्रकरण चला 2002 के दंगे, उससे पहले गोधरा में कार सेवकों की जलाकर की हत्या और उसके बाद तफ्तीश, एसआईटी, सारी कानूनी कार्रवाइयां, सारी अदालती कार्रवाइयां, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने सब कुछ देखा है फर्स्ट हैंड अपनी आंखों से। माहुरकर साहब, ये जो जजमेंट आई है इसने 2-3 चीजों को पॉइंट आउट किया है। एक तो ये कि 16 वर्ष तक
एक ऐसा कैंपेन चलाया गया, एक ऐसे मुद्दे को उबलता हुआ रखा गया जिसमें कोई तथ्य नहीं थे, बल्कि फैब्रिकेटेड फैक्ट्स डाले गए थे, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सीधा सीधा यह कहा गया कि ऐसे लोगों के बयानों को आधार बनाकर यह सारा का सारा, जिसको वो कहते हैं ताश के पत्तों का महल, खड़ा किया गया था, जो डिसग्रंटल्ड अफसर थे या जिनकी इंटीग्रिटी पर शक होता है। आपने उस वक्त जो देखा था, क्या एक विशियस कैंपेन था नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए, 2010 में एक रिपोर्ट मैंने की थी, मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। 2010 में मैंने एक इंडिया टुडे मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की थी, जो बहुत कुछ मायने रखती है, जो जजमेंट आया उससे। देखिए, 3-4 चीजें थी इसमें। एक कौसर बानू नाम की एक महिला थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मौत हुई थी नरोड़ा पाटिया वाले केस में जल के। उसके लिए कहा गया कि भाई उसका जो वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसका पेट चीर के उसके फीटस को तलवार से बाहर निकाल के उसको फेंक दिया गया। यह करीबन 8 साल तक चला, 2002 से लेके 2010 तक। यह एलिगेशन बार बार लगाया जाता था एक्टिविस्टों के द्वारा। तो 2010 में जब मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और उस डॉक्टर को मैंने ढूंढ निकाला जिसे पोस्टमार्टम किया था, उसने यह कहा कि यह बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। वो महिला की मौत हुई थी, जलने से हुई थी। उसका जो फीटस था वो इंटैक्ट था। तो 8 साल तक ये झूठ चला। दूसरा, एक मदीना नाम की एक महिला थी नरोड़ा पाटिया के अंदर, जिसका यह कहा गया कि उसका रेप हुआ है। ननू मियां मलिक नाम के जो शख्स थे, जिनका स्टेटमेंट था 2003 के अंदर, उन्होंने एसआईटी को 2009 में यह कहा कि यह स्टेटमेंट मैंने तीसरा सेटलवाड़ के प्रभाव में आके दिया था। उन्होंने मुझे फोर्स किया। मैंने उनसे कहा कि मेरे नाम पे ऐसा गलत स्टेटमेंट मत दीजिए आप, लेकिन वो तैयारी लेके आए थे, स्टेटमेंट साइन करके उन्होंने दे दिया मेरे नाम से। यह बात नन्नू मियां मलिक ने मुझे भी कही जब 2010 में उनसे मिला। तो ऐसे कई तथ्य हैं, जैसे कि एहसान जाफरी के बारे में यह कहा गया कि एहसान जाफरी ने, एक इम्तियाज पठान नाम के एक विटनेस, उन्होंने कहा कि एहसान जाफरी ने उनकी जो मौत हुई उसके पहले उन्होंने फोन किया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने उनको गालियां दी। एसआईटी ने यह पाया कि एहसान जाफरी ने नरेंद्र मोदी को फोन ही नहीं किया था, रिकॉर्ड पे कोई फोन कॉल है नहीं। दूसरा, जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो सब टाइप स्टेटमेंट थे, मतलब तीस्ता और उनका जो एनजीओ है उसके कार्यकर जाते थे, टाइप स्टेटमेंट ले जाते थे, उस पे इनका साइन करवाते थे विक्टिम्स का, और फिर वो स्टेटमेंट वो पुलिस में पहुंच जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। रहा सवाल, देखिए ये एक बार सर यही मैं आपको रोकूं। आप कह रहे हैं कि इस एसआईटी ने यह पाया है कि तीस्ता सेतलवाड़ ने एक और चीज झूठे मुकदमे दर्ज कराए। बिल्कुल करवाए, स्पष्ट है वो तो एकदम। वो 2000, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 12 साल के बाद ये पब्लिक के बीच में बात आ रही है। ये जो 2010 में क्लियर हो गई थी, आप समझे? नहीं, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। पॉलिटिकल डिबेट है, इसके लिए मैं पॉलिटिकल में ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह कहना कांग्रेस के लोगों के द्वारा कि तीसरा सेटलवाड़ का कोई कनेक्शन कांग्रेस का नहीं था, सरासर गलत है। उनको पद्मश्री मिला हुआ है 2007 के अंदर। उनको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कई बार वो गई हुई हैं, कांग्रेस के नेता जहां हाजिर हों। वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थी, समझा आप? दूसरा, जो एक कैंपेन चला, वो कैंपेन और भी भयानक था। उस कैंपेन के तहत गोधरा के जो खूनी थे उनको 8 साल तक बचाने का प्रयास हुआ। उसके अंदर कांग्रेस का इनडायरेक्ट सपोर्ट तो था ही। 2006 के अंदर जो यूसी बैनर्जी कमेटी बिठाई गई लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे और यूपीए गवर्नमेंट के पार्टनर थे। उन्होंने ये कमेटी बिठाई थी उन खूनियों को बचाने के लिए, यह तय करने के लिए यूसी बैनर्जी सेफ्टी कमिश्नर थे जी। उनको यह कहा गया कि क्या ये एक्सीडेंट तो नहीं था। तो ये इतने बड़े हादसे को, जिसके वजह से इतना खून खराबा हुआ, उसको एक एक्सीडेंट के रूप में डिसमिस करने का प्रयत्न भी किया गया था।
मतलब नहीं, जो लेकिन गोधरा अभी के आपने खूनी देखा ना हैं, यहाँ उनको तहसीन बचाने का पूनावाला प्रयास किया बैठे गया हैं, है। तहसीन पूनावाला तो और उस टाइम- डॉक्टर और- राघवन के ऊपर ही और- सवाल और खड़े उस कर रहे हैं। वो तो एसआईटी चीफ के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि इनको बाद में केंद्र सरकार ने राजदूत बना के क्यों भेजा। ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये देखिए, रिपोर्ट ही कॉम्प्रोमाइज है। मैं अपने आप को मैं अपने आप को, तो मेरी रिपोर्ट तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना भाई। उन विटनेसेस से मैं खुद जाके मिला हुआ हूं। डॉक्टर कनोरिया जिसने कौसर बानू का पोस्टमार्टम किया था, उससे मैं खुद मिला हुआ हूं। ननू मियां मलिक से मैं लिया हूं। मेरी को एसआईटी के आधार पे पूरी रिपोर्ट थोड़ी है। मैंने खुद ने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। और ये जो तथ्य है बिल्कुल मतलब नॉट वन फैक्ट कैन बी चैलेंज्ड, ठीक, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गौरव जी, मैं कुछ कहना चाहूँ। गौरव जी, एक बार अगर आप मेरे साथ दो और मेहमान हैं, एक बार कमेंट ले लो, फिर हम चर्चा को और खोल देंगे। अब तक जो चर्चा में नहीं आ पाए, शाहिद अली जी के पास जाना चाहते हैं, वो भी एडवोकेट हैं। शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी होरकर जी जो कुछ बातें बता रहे हैं, इसके बाद आपको लगता है अभी भी कि तीस्ता सेतलवाड को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तीस्ता सेतलवाड के खिलाफ ज्यादती हो रही है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो कुछ कहा है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, जो भी कुछ उसकी वर्डिक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो फाइनल है, और उसकी वर्डिक्ट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हम भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी कोई हिंदुस्तानी है, ज़रा सा भी कानून में विश्वास करता है, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा हमेशा का मानना है, हम ऑनरेबल कोर्ट में विश्वास रखते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या हाईएस्ट कोर्ट हो। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं अनडाउटेडली बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच होने के लिए अब जो उसके बाद वाली चीज़ें हैं कि जो एफआईआर हुई है तीस्ता के खिलाफ, क्या वो सही है, क्या जांच किसी और तरीके से हो सकती थी, क्या उसकी अरेस्ट होनी ज़रूरी है, ये अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करिए, एफआईआर करिए। अनडाउटेडली ये कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच करने के लिए क्या उनकी गिरफ्तारी की जरूरत थी, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल रेस्पेक्टेबल जजमेंट है, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत सीरियस उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन कहीं भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, शी शुड बी अरेस्टेड एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड। अनडाउटेडली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन, किसका हाथ है, किसने उनको ट्यूटेड किया या किसने वो फॉल्स एविडेंसेस बनाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं फिर एक बार पुनरावृत्ति की कोशिश पर कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उनकी अरेस्ट होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करके इस तरह से विक्टिमाइज उनको करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं इसका जवाब गौरव भाटिया जी से लेता हूं आपकी बात का। लेकिन आप चूंकि आप नेता नहीं है, आपका कोई पॉलिटिकल करेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं ये बात, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कहता है कि कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था ऐसा जिससे ये सबूत मिले कि कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी हाईएस्ट लेवल पर, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कोई ऐसा तथ्य तक नहीं मिला जिससे ऐसा कोई शक भी पैदा हो सके, ये सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कहता है। तो उसके बाद जिसने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, जिन्होंने 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में छवि खराब करने की कोशिश की, दुनिया भर में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, आज उन तमाम लोगों को भी बोलना चाहिए कि उनसे गलती हुई थी या नहीं? शाहिद जी, आपसे ही सवाल है मेरा। जी, अब मैंने सोचा कि आपका सवाल नहीं। बागरी साहब से है। देखिए, जिन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए, जिस वक्त में जो स्टेटमेंट दिए, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उस पर हम कोई ज़रा सा भी सवाल लगाएं, ज़रा सा भी कोई उंगली उठाएं या हम ये बात कहें कि साहब ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत माइन्यूटली एक बड़ा जजमेंट उसमें लिखा है, तमाम तथ्यों को देखा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ये जो एसआईटी का ये जो फाइंडिंग है, भले ही उनके जिसने भी एसआईटी को जो चीफ किया, जिसको हेड किया, उनको चाहे कोई भी पद दे दिया गया हो, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट को एक जगह नहीं कई जगह उसकी व्याख्या हुई है, कई जगह उसको परयूज किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट्स की उसमें फाइंडिंग्स हैं। तो इसके बाद में जो आप सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब
और बताइए हम कहां जाएंगे, किस पे यकीन करेंगे? है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई चीज रह जाती है ये बात कहने के लिए, नहीं साहब हम गलत नहीं थे? तो उस वक्त जो लोग उसमें कैंपेन बुरी बात चला नहीं रहे थे लगती नरेंद्र अगर मोदी के किसी खिलाफ, ने उनको आज इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ऋषि, मुझे मालूम है आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे बस 1 मिनट का वक्त और दें। इनका जो एक लीगल सवाल था वो गौरव जी का जवाब उससे मैं ले लूं। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप गिरफ्तार कीजिए तीस्ता सेतलवाड को या आरबी श्री कुमार को। सौरभ जी देखिए, कोई क्या सोचता है, आज हम वो पड़ाव पार कर चुके हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है वो सबके लिए मान्य है। और मैंने एक चुनौती दी आपके चैनल पे तहसीन पूनावाला को कि वो बताएं कि वो जजमेंट कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बांसुरी बजा रहे थे नीरो की तरह। उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब झूठ पकड़ा गया। अभी भी समय मिलेगा बता दें। लेकिन जो मेरे साथी वकील हैं शाहिद जी, उन्होंने बात उठाई और मैं बताना चाहूँगा। ये जजमेंट की वो लाइन पढ़ रहा हूँ, क्या कहती है सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। ये तीस्ता सीतलवद और इस तरह के जो व्यक्ति मन गढ़ंत कहानियां बना रहे थे, जो इसके साथ नए तथ्य पका रहे थे, उनके लिए कहा है। और सुनिएगा सौरभ जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट all those involved in such abuse of process, कानून का उल्लंघन करके जो गलत कर रहे हैं, need to be in the dock and proceeded with in accordance with law। अब जो FIR लिखी गई है ये कानून संगत है। मेरे वकील साथी हैं वो भी बताएंगे। जिन धाराओं में लिखी गई है 467, 68 वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस ही विवेचना करके अरेस्ट कर सकती है। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ का मतलब ही यही है कि एफआईआर लिख के कानून संगत तरीके से उसमें जो उचित कार्रवाई हो वो करें। दूसरी बात देखिए, तीस्ता सीतलवद ने क्या किया, मैं 4 चीजें आपको बताऊं, बड़ी अहम है। पहली बात, उन्होंने कोशिश करी कि वो मुकदमे को नियंत्रित करके एक राजनीतिक दिशा दें। दूसरा, उन्होंने झूठे हलफनामे लगवाए जो कि अपने आप में एक अपराध है इंडियन पीनल कोड में भी। तीसरा, वो हित साधने का नाटक करती रही जो पीड़ित परिवार है, और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उस आड़ में वो श्री नरेंद्र मोदी जी से अपना राजनीतिक द्वेष दिखा के खुंदक निकाल रही थी। और चौथा, वो नए तथ्य गढ़ रही थी। और सौरभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह दूं, ये पाप होता है कि किसी पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले, लेकिन उससे बड़ा पाप यह होता है कि एक निर्दोष को सजा हो जाए झूठे तथ्यों की वजह से। जो प्रयास कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, तीस्ता सीतलवद, ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं तहसीन पूनावाला, तहसीन जरूर दीजिएगा, लेकिन ऋषि को मैं एक बार चर्चा में लाना चाहता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक, आपकी आवाज नहीं आ रही है वैसे, तहसीन चेक कर ले, म्यूट तो नहीं हो गया है। ऋषि, अभी 3-4 आरोप जो हैं लगाए गौरव भाटिया ने तीस्ता सीतलवाड के ऊपर। तीस्ता सीतलवाड के बारे में आपने भी बहुत कुछ कहा लिखा है। अभी महुरकर जी ने बताया कि किस तरीके से वो ट्यूटर्ड मुकदमे जो हैं या तहरीरें जो हैं वो पुलिस में दिया करती थी, जो पहले से टाइप्ड होती थी और सिर्फ उस पर दस्तखत करा लिए जाते थे जो विक्टिम होता था। इसके अलावा कोई और इल्जाम जो आपके नजरिए में बनता है तीस्ता सीतलवाड पर? धन्यवाद सौरभ जी। और मैं यही बोलूंगा कि तीस्ता सीतलवाड एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जो आपदा त्रासदी को अवसर बना के, उसको सीढ़ी बना करके पैसे कमाए, शोहरत बटोरे, अवार्ड बटोरे और अपनी एक राजनीतिक छवि बनाए। ये एक ऐसा वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में बहुत क्लियरली कहा है कि तीस्ता सीतलवाड ने फर्जी दस्तावेज बनाए, उन्होंने फर्जी हलफनामे बनाए, उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां लिखी 2002 दंगे के ऊपर। उन्होंने डोनेशन के पैसे को एक रकम से उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया, उन्होंने उसका गबन किया, गुजरात को बदनाम किया, और मतलब ऐसे 22 गंभीर आरोप है। 22, मतलब आप सोच सकते हो। और सिंपल एक राजनीतिक सुपारी ली गई थी, कैसे गुजरात को बदनाम करे, कैसे मोदी जी
महत्ता काफी लोगों को खटकने लग गई थी, उनके सिंहासन डोलने लग गए थे। एंड ये उनको एक रकम से उनको सुपारी दी गई थी कि उसको कैसे बदनाम करे और उनका एक राजनीतिक करियर को कैसे चौपट किया जाए। जी। और इन्होंने, यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है, आप एक चीज देखिए, उन्होंने 7 करोड़ रुपया, कितना, 7 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके बैंक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। 7 करोड़ रुपया इन्होंने 2 अपने ट्रस्ट में इकट्ठा किए थे। एक सबरंग ट्रस्ट था और एक कुछ जस्टिस फॉर पीस बोल के एक ट्रस्ट था। उसमें 7 करोड़ इकट्ठा किए थे और वो 7 करोड़ में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि वो दंगे पीड़ितों को कानूनी सहायता देंगे, उनका घर बसाएंगे, उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे और तो और उनको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ देंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस देंगे, सारी चीजें दिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें से 3 करोड़ रुपए से कैश विड्रॉ किया, लग्जरी टूर मतलब विदेशी दौरे किए, महंगे विदेशी दौरे किए, 5 स्टार होटल्स में रहे, महंगी से महंगी लग्जरी जो गुड्स होती है, गुसी की आप बैग्स ले लीजिए, वो पर्स ले लीजिए, चप्पल ले लीजिए, वो खरीदी। वो सारे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सारी चीजें आइटम वाइज जिक्र है उसमें। और उन्होंने वो सारे पैसे निजी खर्चों पे इस्तेमाल किए। तो ये जो दंगा वाली पीड़ितों के नाम पर उन्होंने चंदे में लिए थे। हाँ, जो चंदे में लिए थे, जो सबरंग ट्रस्ट में लिए थे, उसमें से उन्होंने कैश इकट्ठा किया। कैश उन्होंने काफी बैंकों से पैसे निकाले। जावेद जी के अपने, उनके जो हस्बैंड है जावेद आनंद जी, उनके अकाउंट में 20-25 लाख रुपया डाले, अपने अकाउंट में 20-25 लाख रुपए जावे, अपने बच्चों के नाम पे पैसे डाले। तो आप देख सकते हो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के, आपके इनके क्रेडिट कार्ड को अगर आप खंगालोगे तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे। ठीक। आप तहसीन पूनावाला के पास चलना चाहते हैं और पहले ही कह चुके हैं कि वो तीसरा सीटलवाड़ के एडवोकेट नहीं है, तो उनके बचाव में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बट स्टिल ये जितने आरोप लग रहे हैं तीसरा के ऊपर, अगर आपको कुछ कहना हो, और आप गौरव जी की बात पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गौरव जी की बात को रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरे बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बातों को रिस्पेक्ट करूंगा। तीसरा से मेरा कोई मतलब नहीं है। गौरव भाई ने मुझे नेशनल चैलेंज टीवी पे चुनौती दी है, चैलेंज दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लाइन्स पढ़ ले जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को नेरो बुलाते हुए पढ़ा। बेंच ऑफ दोराई स्वामी राजो, अर्जित पस्तायर, ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल। जस्टिस बेंच ऑफ दोराई स्वामी राजो एंड अर्जित पस्तायर, इन्होंने कहते हुए लिखित में लिखा है, द मॉडर्न डे नीरोज वर लुकिंग एल्सवेयर व्हेन बेस्ट बेकरी एंड इनोसेंट women and children were burning. Those who are responsible for protecting life and property and ensuring that investigation is fair seem to have shown no anxiety. A large number of people have lost their lives. Whether the accused were really assassins or no could have been established by free and impartial trial, which unfortunately the Gujarat government did not aid. और फिर ट्रांसफर किया केस गुजरात से बाहर मुंबई के अंदर, और वो 9 लोग बाद में वहां पर कॉन्विक्ट हुए। 14 लोग को जिंदा जलाने के लिए मॉडर्न डे नीरो रिटन है। अब मैं गौरव जी से 2 सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अपने यहाँ पे अपनी बात में समाप्त करना। 2 चीज गौरव जी ने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि ये भी षड्यंत्र था कि स्मृति ईरानी जी खुद मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ये तो सच्चाई, सत्य है। दूसरी चीज गौरव जी, आप मुझे संक्षेप में ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी के, जो आपने कहा कि मौत के सौदागर का शब्द पहली बार कांग्रेस ने यूज किया था, ये गलत है। मौत का सौदागर ये शब्द सितंबर 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने पहले कांग्रेस के लिए यूज किया था। उन्होंने कहा अपनी गौरव यात्रा में कि ये मौत के सौदागरों को, जिन्होंने रोम में पोप से हिदायत लिए, उनको मैं सबक सिखाऊंगा। क्या आप लोग ये जानते? मौत का सौदागर, जी हाँ, कांग्रेस ने उनके लिए यूज किया था, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2002 में गौरव यात्रा में किया था। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? नहीं, ठीक है, आप गौरव आपकी बात का जवाब देंगे। ये मौत का सौदागर वाली बात मैंने कही थी इस प्रोग्राम में, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड आपको बता दूं, नहीं, सुनिए तहसीन जी, नरेंद्र मोदी ने कब कहा मौत का सौदागर? आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और रहा होगा। लेकिन सोनिया गांधी ने जब उन्हें मौत का सौदागर कहा, या जब किसी ने उनसे कहा कि ये जहर की खेती करते हैं, क्या वो सीधे सीधे 2002 के कॉन्टेक्स्ट में था या नहीं था? और सीधे सीधे 2002 के कॉन्टेक्स्ट में क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा या नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी पोप से ऑर्डर ले रही थी? ठीक है, चलिए ठीक है। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आज बात 2002 के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हो रही है।
मैंने आपसे पूछा, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्या आज वो माफी मांगे कि हमने गलत कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को पूरी क्लीन चिट, नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं था उस दंगे से। क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भाई आप एक इशू से दूसरे इशू पर जा रहे हैं। जिस दिन डिबेट पोप और इटली पर होगी उस दिन आप ये सवाल कीजिएगा। आज 2002 के दंगे पर बात हो रही है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, 7 सितंबर 2002 के गोरखा में कहा था। मैं आपको यही कह रहा हूं, 2002 के दंगों के कॉन्टेक्स्ट ने कहा था। तो नरेंद्र मोदी जी आप आज भी डिफेंड कर रहे हैं, आप आज भी डिफेंड कर रहे हैं जहर की खेती, खून की दलाली, ऐसे मुद्दों को, मौत का सौदागर, ऐसी बातों को। नहीं सौरभ जी, नहीं, मैं मानता हूं हमारी राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोनिया जी से हो चाहे नरेंद्र मोदी जी से हो। फर्क इतना है कि मैं कहता हूं कि सोनिया जी को नहीं कहना चाहिए, गौरव नहीं कहेंगे, मोदी जी को नहीं कहना। गौरव भाटिया, और आपने जो उससे पहले जो कोट किया जजमेंट का पार्ट, वो भी गौरव भाटिया। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना और क्योंकि मेरे अनुज हैं, मैं सम्मानपूर्वक एक बात बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स होते हैं सौरभ जी, सारे जजमेंट जितने भी हैं मैंने अध्ययन किया है, कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है, और अगर हो तो यहीं चैनल पे बता दें। मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट की कटिंग्स को, टिप्पणियों को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट नहीं मानता हूं। जब सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट देता है तो वो कानून बनता है, और ऐसा कोई जजमेंट है नहीं। बाद में ट्वीट कर दे, कोई बात नहीं। दूसरी बात, इन्होंने एक सवाल पूछा था, तब समय कम था, अब उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बड़े पद पे एसआईटी में थे उसको सरकार द्वारा पुरस्कृत करा गया। मेरा फिर से विश्वास किसी भी नागरिक की तरह अपने सर्वोच्च न्यायालय में है, और यही उम्मीद मैं बाकियों से भी करता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी करता हूं, तहसीन से भी करता हूं। ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहस किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है सौरभ जी कि जो एसआईटी है इसने बेहतरीन कार्य किया, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एसआईटी के जो हमने अफसर चुने थे, ये लोग बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बहुत ही क्रेडिबल है, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और इस आरोप को निरस्त किया उन्होंने जजमेंट में। अब आप मुझे बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, उसके बाद टीवी चैनल क्या फैसला करेंगे? नहीं करेंगे। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, देखिए ये दोहरे मापदंड हैं विपक्ष के। श्री नरेंद्र मोदी जी 20 साल तक इस तरह के अनर्गल आरोपों का सामना करते रहे, एक शब्द नहीं बोले क्योंकि मामला लंबित था। आज उनको निर्दोष सिद्ध कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी दोषी है। लेकिन अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे बात आती है तो यही लोग आके कहते हैं कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वो निर्दोष है। ये कैसे दोहरे मापदंड है, ये चिंताजनक है। और दूसरी तुलना आप देखिए, एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये नहीं कहा कि दबाव बनाओ एसआईटी पे। अकेले गए, 9 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन हम देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में वर्दीप को हाथ से कुचला जा रहा है, थूका जा रहा है, हिंसा पूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, आम नागरिक किस बात से सीख लेगा? वो श्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानेगा या जो हिंसा फैलाते हैं? तहसीन जी आप जवाब दे दीजिएगा। मैं क्योंकि बात हुई गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो जांच बैठी उस पर, उसमें जांच पर सवाल उठा रहे हैं आपने एसआईटी के चीफ पर भी सवाल उठाया। मैं माहुरकर जी के पास जाना चाहता हूं, जो कि उस वक्त एक सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हैसियत से सारी चीजों को देख रहे थे। सर ये बताइए, क्या कभी भी जांच के अधिकारियों ने या एसआईटी ने कभी कोई नरमी, कोई लीनियंसी दिखाई नरेंद्र मोदी के लिए कि ये मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए इनके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए? और नरेंद्र मोदी का कंडक्ट क्या रहा है इन 20 वर्षों के अंदर, जब जब उनके ऊपर जांच चली या मुकदमे चलते रहे? आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे लांच लगे ऐसा एक भी काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी की एसआईटी ने उनकी जो इंटरोगेशन 9 घंटे तक चलाई थी, फॉर 9 आवर्स ही वॉज क्वेश्चन बाय द एसआईटी। 9 घंटे तक उन्होंने जवाब दिए और स्वस्थ रूप से बाहर निकले।
उनके उनके फोरहेड पे एक भी सल नहीं था। तो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करने का सवाल है, श्री नरेंद्र मोदी ने पूरा रिस्पेक्ट किया है, रखा है। अच्छा, एसआईटी का जो कार्यकाल था वो भी मैंने पास से देखा हुआ है, मैं मिलता था जाके। मेरा स्पष्ट मानना है कि एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है एसआईटी के लिए, मेरी छाप भी ऐसे पत्रकार के रूप में उसी टाइप की है कि उन्होंने अपना काम काफी अच्छी तरह किया था। कभी विटनेस को दबाने का प्रयास नहीं किया, सत्य को बाहर निकालने का प्रयास किया, जो उनका मैंडेट था। तो एसआईटी का जो कार्यकाल था गुजरात के केसों के संदर्भ में, वो मेरे हिसाब से बेदाग था। एक भी विटनेस ने यह नहीं कहा है कि एसआईटी ने हमसे जोर जबरदस्ती की, हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध स्टेटमेंट देने के लिए प्रेशर किया। ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक। तो एसआईटी का जो काम किया था उस पर प्रश्न उठाना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। चलें, ठीक है सौरभ, और उसको सीधे सीधे अभी जैसे गौरव एक और भाटिया दो जी ने तीन भी चीज- कहा कि एक ये नरेंद्र मोदी का कॉन्डक्ट और बीजेपी का कॉन्डक्ट था, और राहुल गांधी को ईडी बुलाती है तो कांग्रेस क्या करती है वो भी देश देख रहा है। छोटी सी टिप्पणी, तहसीन समय खत्म हो गया। सौरभ जी, मैं उदय जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उदय जी की सौरभ, बहुत सौरभ। पत्रकार है वो। सौरभ मैं जी, सिर्फ आपकी मैं दो चीज में कहना चाहूंगा, बाद में आप इनको अच्छा, मोरकत जी प्लीज जल्दी बोलिएगा, मेरे पास प्लीज समय बोलिए, खत्म हो रहा है। आप पहले बोलिए, आप मेरे सीनियर हैं, आप पहले बोलिए। जी, मैं आपको बताऊं कि संजेली नाम की जगह है दोहट डिस्ट्रिक्ट में। दो इंस्टेंस हैं जो सिद्ध करते हैं कि जो गुजरात सरकार थी और गुजरात की पुलिस थी, उसने इनोसेंट मुसलमानों का जान बचाने का पूरा प्रयास किया जहां तक उनकी शक्ति थी वहां तक। संजेली नाम की जगह है, वहां पे 2500 मुसलमानों को 10,000 तीर और बंदूक से लैस वनवासियों ने अटैक किया था। उस टाइम पुलिस ने फायरिंग करके 2500 मुसलमानों की जान बचाई थी। वैसे ही बोडेली में जी ठीक है। 7 मार्च 2002 को वैसा ही एक आदिवासी का टोला आया और करीबन 3000 मुसलमानों पे उसने हमला किया। उस टाइम पे पुलिस ने फायरिंग किया, मेरे ख्याल से 2-3 वनवासी उस फायरिंग के अंदर उनकी मौत भी हुई थी और वो 3000 मुसलमान। ठीक उदय जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही साहब, तहसीन समय नहीं है, यू हैव टू कंप्लीट इन वेरी शॉर्ट। नहीं, उदय जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सीनियर पत्रकार है। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एसआईटी चीफ है, ठीक है, उस चीज को मैं मानता हूँ। मोदी जी ने ऑफकोर्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो बाद में तो उनको रिवॉर्ड पोस्टिंग या जो भी आपको मिला नहीं मिला, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको बाद में प्रमोशन तो मिला, एक मिनिस्टर बने, एक साइप्रस के एनवॉय बने, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उनके बारे में क्या कहा मोदी जी ने, वो भी षड्यंत्र था। और स्मृति ईरानी जी के बारे में कोई भी यहाँ उत्तर नहीं दे रहा। क्यों उत्तर नहीं दे रहे? क्या स्मृति ईरानी जी भी षड्यंत्र का हिस्सा थी? ठीक है, चले, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी, तहसीन पूनावाला साहब, उदय माहुरकर जी, ऋषि बागरी जी और शाहिद अली साहब, आपका कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।